के एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू के शरीर के अंदर एंटेरिस की आत्मा आ जाती है और फिर से वही चीज शुरू होता है और फिर वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से जो काफी सारे लोग हैं एक सवाल कर रहे थे कि भाई स्टोरी में एंटेरिस कहाँ से आ गया, जिन्वू के अंदर उसकी आत्मा कैसे आ गई, स्टोरी कैसे बैक चलने लग गई और ये डंजन कहाँ से आ गया, क्योंकि नए टाइमलाइन में तो डंजन था ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्यों बता देता हूँ, एक्चुअल में ये पूरी स्टोरी ही है, तो मैं आप लोगों को वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे जाके आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जिन्वू की शरीर के अंदर एंटेरिस की आत्मा कहाँ से आ गई और आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, स्टोरी देखने में और सुनने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार जो जिन्वू है उसके अंदर एंटेरिस की आत्मा है और ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, तो मजा जरूर आएगा आप लोगों को। तो चलिए फिर ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जिन्वू ने मिस्टर सॉन्ग को एक थप्पड़ मारा था और बाकी सभी लोगों से पूछता है, तो तुम लोग की शक्ल देखकर लगता है कि तुम लोग मेरे को ही फॉलो करोगे। और फिर ये लोग डंजन के और भी अंदर जाने लगते हैं। डंजन के काफी अंदर जाने के बाद इन लोगों को वही डबल डंजन का गेट दिखाई देता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा होता है, क्योंकि बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन जिन्वू जिसके अंदर एंटेरिस की आत्मा आ गई है, उसको तो ये जानने में दिलचस्पी थी कि आखिरकार इस गेट के अंदर क्या है, कहीं मेरी लॉटरी तो नहीं लगने वाली है। जिन्वू बाकी सभी लोगों को बात करते हुए देखता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कैसे बंदे हैं, कितना बड़बड़ करते रहते हैं। एक मिनट, अबे ये फोन पे बात कर रहा है, अबे डंजन के अंदर नेटवर्क आ जाता है क्या? हाँ भाई, 5G फोन होगा ना इसके पास, क्या सैटेलाइट वाला फोन है? और फिर जिन्वू भी उस गेट की तरफ देखता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मेरे को खुद इस गेट के दूसरी तरफ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी एनर्जी आ रही है। चलो देखते हैं कि आखिरकार इस गेट के उस पार है क्या। और वो गेट को ओपन करता है, बाकी सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। एंटेरिस की आत्मा है ना इसके अंदर। अब देखो, मैं आप लोगों को क्यों बता देता हूँ कि एंटेरिस जो है ना, जिन्वू से तो कमजोरी है, पिट गया था, लेकिन उसकी एक चीज बढ़िया है भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, वो भिड़ जाता है जिस मर्जी से। वो अलग बात है कि बाद में जब वो पिटता है तो उसको समझ में आता है कि बेमतलब में नहीं करनी चाहिए थी उंगली, और तभी उन लोगों के साथ आया हुआ जो एक दूसरा हंटर होता है, जिन्वू उसको कॉलर पकड़ता है और उसको उठाकर उस गेट के अंदर फेंक देता है, जिसपे वो बंदा जिन्वू से कहता है कि क्या कर रहा है बे? जिन्वू से कहता है कि कुछ भी तो नहीं, बस तेरे को अंदर फेंका है, देख रहा था कहीं हम मर ना जाएं। और फिर ये सभी लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं और फिर से वही सब कुछ जो पहले सीन हो चुका था वही सब होता है। वो लोग सभी स्टैचू देखते हैं, लेकिन इस बार सभी लोग नहीं डरे हुए होते हैं। वो लोग तो आसपास के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाओ, लगता है हमारा जैकपॉट लग गया, ये स्टैचू देखो, यहाँ पे कितने बड़े बड़े स्टैचू हैं। और तभी वो लोग उस बड़े वाले स्टैचू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसको देखते वो लोग कहते हैं कि क्या ये बॉस है? हाँ, लग तो वही रहा है। तभी जिन्वू बोलता है, हाँ वो जो बड़ा वाला स्टैचू दिख रहा है ना, वही बॉस है। इसके बाद ये लोग सामने जो स्टोन पर काफी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं उस चीज को पढ़ते हैं। हालांकि वो किसी को पढ़ने नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार जिन्वू उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, क्योंकि एंटेरिस को ये वाली लैंग्वेज बड़े ही आसानी से समझ आ जाती है। और फिर क्या, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, वो बड़ा वाला जो स्टैचू होता है इन लोगों से अपने आंख से लेजर से अटैक करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही हो जाती है। लेकिन इस बार जिन्वू के अंदर जैसा कि ड्रैगन किंग की आत्मा है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी आखिरकार इतनी औकात कैसे हुई? तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को इतने छोटे अटैक से खत्म कर देगा, मार देगा? और इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो भी गुस्से में काफी ज्यादा तेजी से अपनी ब्रीथ ऑफ डिस्ट्रक्शन लेता है, और इस वजह से वो बहुत बड़ा एक अटैक उस स्टैचू के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से वो स्टैचू पूरी तरीके से टूट जाता है। बाकी सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या है। जिन्वू कहता है, देखा, ये है मेरी असली पावर। और फिर वहां पर जो बड़े बड़े स्टैचू होते हैं, सोल्जर्स के स्टैचू, वो चलते हुए इन लोगों के ऊपर आ रहे होते हैं इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन जिन्वू उन सभी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा तेजी से खत्म करता है और कहता है, ये बेचारे पपेट्स भी ना। और एक ही बार में एंटेरिस की पावर की वजह से सारे के सारे यहाँ पर जो स्टैचू होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है कि देखा, मेरी पावर के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। और जैसा कि डंजन के इस दुनिया में, इस लॉबी में एक हैकर आ चुका है जिसने कि पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया है, और इसीलिए सिस्टम का आर्किटेक्ट कहता है, ये हैकर कहाँ से आ गया? आखिरकार ये है कौन जो कि इस दुनिया में आकर तबाही मचा रहा है? मेरी बनाई हुई पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा ये। और सिस्टम का जो आर्किटेक्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तूने मेरी सारी की सारी तैयारी को, प्रिपरेशन को बेकार कर दिया, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं।
लेकिन जिन्हों उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ और बहुत ही ज्यादा तेजी से जाकर सिस्टम का जो आर्टिटेक होता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। सिस्टम के आर्टिटेक के अंदर से एक दूसरी ही आत्मा बाहर निकलती है और वो दूसरे स्टैचू में चली जाती है। जिन्हों उससे कहता है कि ये सब क्या है, बाहर निकल, कौन है तू, मेरे सामने आ, डर गया क्या बे मेरे से। और सिस्टम का आर्टिटेक की जो आत्मा होती है वो भी उससे कहता है कि ठीक है आजा, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इतनी जल्दी भी खत्म होगी भी नहीं। और फिर जिन्बू भी, जिसके अंदर एंटेरिस की आत्मा होती है, वो बहुत तेज जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी जिन्बू की आंख खुलती है। तो एक्चुअल में जिन्बू ये एक सपना देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, इतनी देर से जो जिन्बू देख रहा था ये पूरा का पूरा एक सपना था। जिन्बू कहता है ये क्या सच में सपना ही था ना? हाँ, ये तो सपना ही था। बाकी सभी जो जिन्बू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी जिन्बू को इस तरीके से देखकर थोड़े से हैरान होते हैं कि ये हमारे किंग को क्या हो गया, ये सदमे में क्यों चले गए, कहीं मिस चाई ने इनको छोड़ तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, चिंता मत करो। के बाद दूसरी तरफ हम लोग पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहां पर एक कांस्टेबल जिसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पुलिस स्टेशन में काम करने के दौरान मैंने यहाँ पर एक रूमर सुना है। तो रूमर के अनुसार यहाँ पर एक ऑफिसर है जो कि वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में काम करता है और उसका निकनेम है द गोस्ट। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने खुद के केस में जो अपराधी थे, क्रिमिनल्स थे, उन लोगों को ही नहीं बल्कि जो अदर केसेस थे उनको भी उसने सॉल्व किया है, जो कि काफी लंबे समय से अनसॉल्व थे। और लोगों को गिरफ्तार करने का जो उसका रेट है वो 200% से भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि वो बहुत ही तेजी से अपने साथ में जो दूसरे लोगों के केस हैं जो कि काफी लंबे लंबे समय से अनसॉल्व थे, जिसको कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, उसने उन सारे केसेस को फटाफट सॉल्व कर दिया। और इसीलिए उसका नाम है द गोस्ट। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं वो भी उस गोस्ट के सामने एकदम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनसे शरीफ तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। और वो गोस्ट ऑलरेडी ही काफी पॉपुलर लीजेंड है बाकी सभी पुलिस मैन के नजरों में। और यहाँ पर एक और रूमर है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको जब प्रमोशन दी गई तो उसने अपनी प्रमोशन लेने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो फील्ड पर जाकर काम करे, क्योंकि एक बार उसका प्रमोशन हो जाएगा तो वो सिर्फ बड़े बड़े केस देखेगा और फील्ड पे नहीं जाएगा। और इसीलिए उसने अपनी प्रमोशन तक को फ्यूज कर दिया, लेने से मना कर दिया। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार कोई इंसान इतना बेहतरीन ऑफर, इतना अच्छा प्रमोशन मना कर सकता है। और तभी वहां पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर जो एक कांस्टेबल होता है उससे बोलता, ओ तो तुम ही हो वो नए कांस्टेबल जो कि आज से ही शुरू किया है? जिसपे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सर। और उस पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करता है, जिसपे पुलिस ऑफिसर कहता है कि अरे अरे इन सब की जरूरत नहीं है, तुम काफी ज्यादा नर्वस हो रहे हो, इतना नर्वस मत हो, हम सभी लोग फैमिली हैं। और उसको कॉफी देते हुए कहता है कि ये लो कॉफी मेरी तरफ से। तो कांस्टेबल कहता है कि ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वो कांस्टेबल अपने सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि मेरे से कैप्टन ने कहा था कि मैं किसी सांग ऑफिसर के साथ काम करूंगा, ये ऐसे कुछ नाम था ना? हाँ हाँ, ये यही नाम था। जिसपे वो ऑफिसर कहता है अच्छा अच्छा, तो तुम गोश्त की बात कर रहे हो। अब ये गोश्त का नाम सुनते ही वो बेचारा जो कॉफी पी रहा होता है, वो उसकी सारी कॉफी उसके मुंह से ही बाहर आ जाती है, उसकी सांस ही अटक जाती है गोश्त का नाम सुनते ही, और उस बेचारे की सारी कॉफी नीचे गिर जाती है। सीनियर ऑफिसर उसको बताता है कि वो इतने ज्यादा रहस्यमयी काम करता था, इतने उसका जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा अलग था, और इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम यानी कि उसका निकनेम गोश्त रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद बाकी सभी जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स हैं वो भी उसको उसी नाम से बुलाने लगे, और इस वजह से वो फेमस हो गया। और तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने भी उसका नाम जरूर सुना है ना? जिसपे कहता है कि हाँ 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 सर, हाँ हाँ। और वैसे सही बताऊं तो जो कॉफी तुम पी रहे हो ना, वो असल में मैं उसी के लिए लेकर आया था। और तब ये लोग पीछे देखते हैं तो दोस्तों असल में जो गोश्त निकनेम मिला हुआ है वो किसी और ऑफिसर को नहीं बल्कि सांग जिन वू को मिला हुआ है। सीनियर ऑफिसर जिन वू को देखते हुए कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो जो कांस्टेबल होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा तो इस पुलिस स्टेशन में इन्हीं को गोश्त कहते हैं। जिनवू उसी सीनियर ऑफिसर के पास आता है, उससे कहता है कि सर। सीनियर ऑफिसर कहता है कि ओ तो तुम काम पे जा रहे हो क्या, यानी कि फील्ड पर? जिनवू कहता है हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पर एक नया ऑफिसर आया ना, कौन है वो? अच्छा ये है क्या? जिसपे ऑफिसर कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये है ना यही। जिनवू उससे कहता है ओ तो तुम हो, तुम्हारे 12 क्यों बजे हुए हैं? और उसको पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है सर, इसको मैं सिखा दूंगा कि क्या क्या करना है। ऑफिसर कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ले जाओ ले जाओ इसको ले जाओ। लेकिन उस न्यू ऑफिसर की तो हालत खराब थी। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो गया क्योंकि मैंने इसकी जो कॉफी थी वो पी ली जो इसके लिए आई थी।
और वो डरते डरते जिन्हों से कहता है कि सर 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 हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जिन्हों से कहता है कि इतना लड़खड़ा क्यों रहे हो, आराम से बोल लो यार, और तुम्हारे ये पसीने क्यों निकल रहे हैं। जिसपे कहता है कि अरे सर कुछ नहीं सर, पहली बार है ना। जिसपे जिन्हों उससे कहता है कि अच्छा मेरे को ये बताओ आखिरकार तुम पुलिस ऑफिसर क्यों बने। जिसपे कहता है कि क्योंकि सर मैं क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहता था, इसीलिए मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। जिन्हों उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हम लोग भी तो वही करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और वैसे मैं भी इसी वजह से पुलिस ऑफिसर बना हूँ, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो है ना। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल सर। वो ऑफिसर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को गोश्त खुद सिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट रूम के अंदर। हम लोग को उसी नए ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब आप लोगों को तो मालूम ही है कि क्यों हुई होगी, क्योंकि जिन्हों अपना काम करने वाला बंदा है और इस बंदे ने अपने जीवन में इतना काम तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तभी उनको जो सीनियर ऑफिसर होता है वो वहां पर आता है और वो उस न्यू ऑफिसर के मजे लेते हुए कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बंदे को पीटा गया है, इसे क्या हो गया। लेकिन उस बेचारे की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसपे सीनियर ऑफिसर मजे लेते हुए कहता है कि ओहो ऐसा तो इसलिए हुआ होगा ना क्योंकि ऑफिसर सांग जिनवू के साथ ये दिन भर क्रिमिनल्स को पकड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जिनवू भी उस नए ऑफिसर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है वैसे मैंने एक बार सुना था कि इसने एक बार एक रॉबर को जिसके पास एक वीपन भी था बिना किसी हथियार के उसको पकड़ा था। चलो ठीक है, आज इसको फ्री कर देते हैं, आज इससे ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। इग्रीस बेचारा भी सोच रहा होता है इसकी तो लग गई। जिसके बाद इग्रीस जिन्वू से कहता है कि ये मामूली से काम आप हमको दे दीजिए माई किंग, हम लोग कर देंगे इसको। तभी जिन्वू के सामने एक लेडी एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुमको बताया ना कि जिनी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती है ऑफिसर, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात। अब इस आवाज को सुनकर जिन्वू भी उस तरफ देखने लगता है कि आखिरकार क्या मैटर है। जिसपे वो ऑफिसर कहता है कि हाँ मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपने अपना फ्रेंड खोया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। हम लोगों ने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसके हिसाब से आपके फ्रेंड ने सुसाइड ही किया है, और वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं। जिसपे वो लेडी अपने फोन में उसको कुछ दिखाते हुए कहती है कि एक बार आप इसको देखिए, आप इन फनी वीडियोस को देखिए, आप क्या देख के लगता है कि एक सुसाइड करने वाला इंसान 3 घंटे पहले मेरे को इस तरीके की इमेज भेजेगा, इस तरीके से मेरे से बात करेगा, कैसी बात कर रहे हो ऑफिसर आप भी। जिसपे वो ऑफिसर कहता है कि मिस आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे लोग जो कॉमिट सुसाइड है वो एकदम से करते हैं, उनके दिमाग में एकदम से बात आ जाती है, वो एडवांस में कुछ प्लानिंग करके नहीं रखते हैं। मैं मानता हूँ कि सुसाइड करना एक बहुत बुरी बात है, गलत बात है, लेकिन अब इसमें हम क्या क्या सकते हैं, जो भी एविडेंस हमको मिला था हमने आपको बता दिया। जिन्हों उसके पास जाता है और उस ऑफिसर से कहता है कि वैसे क्या वो जो एविडेंस आप बता रहे थे एक बार मैं उसको देख सकता हूँ। जिसपे ऑफिसर कहता है कि क्या ऑफिसर सांग, और वो कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे इन सब चीजों को मेरे लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए ऑफिसर सांग। और जिन्वू वो जो एविडेंस के नोट्स होता है उसको पढ़ने लगता है, तो उस एविडेंस में बताया गया था कि एक औरत जिसने कि अपना हाथ काट लिया है बाथ टब के अंदर और वो मारी गई, और डेथ का जो कारण था वो था ब्लड लॉस, और जिस चाकू से उसने अपना हाथ काटा वो चाकू वो नाइफ बाथरूम में ही मिला, और उस वीपन के ऊपर विक्टिम के ही फिंगरप्रिंट्स थे। लोगों के हिसाब से उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफी अच्छी थी और वो हरदम खुश रहा करती थी, लेकिन सच तो ये था कि अंदर से वो डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रही थी। जिन्हों उन सबको पढ़ने के बाद कहता है कि मेरे को तो इसमें कुछ अजीब दिखाई नहीं दे रहा वैसे तो। वो ऑफिसर भी कहता है वही तो मैं भी तो ये बता रहा था, बिल्कुल सही। लेकिन जिन्हों उस एविडेंस में से एक पेज निकालते हुए कहता है कि लेकिन मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा। जिसपे वो ऑफिसर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लगता है ये भूत ये गोश्त फिर से कुछ अजीब करेगा, ये मेरा दिमाग फिर से खराब करने वाला है। जिसके बाद जिन्वू उस जो लेडी होता है उससे कहता है हेलो मैं हूँ ऑफिसर सांग जिन्वू, वैसे क्या मैं थोड़े समय के लिए आपसे बात कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं नाइट में। जिन्वू एक्चुअल में जिस लेडी ने सुसाइड किया होता है उसके घर पे जाता है। हाँ गेट खटखटा के नहीं जाता है, अब जिन्वू शैडो सोल्जर का इस्तेमाल कर सकता है तो वो उसी से जाएगा ना, समझ रहे हो तुम लोग, समझा करो। अब जिन्वू के पास परमिट है कहीं पे भी जाने का। वहां पे जाने के बाद जहाँ पे वो लेडी मरी थी वहां पे जाता है, तो वहां पर वो देखता है तो जो बाथ टब था वहां पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। और फिर जिन्वू वो अपनी कुछ मैजिकल पावर को इस्तेमाल करता है। जिन्वू बताता है कि पास्ट में मेरे को ये करने के लिए किसी शरीर की जरूरत होती थी, लेकिन अब तो एक्चुअल में जिन्वू यहाँ पर जो लेडी मरी हुई थी उसके ब्लड से
उसको अपनी शैडो आर्मी में ऐड करने वाला था, ताकि वो उससे अपने सवालों के जवाब पूछ सके जो कि उसको कंफ्यूजन लग रहा था। जिन्वू बोलता है अराइज, और ऐसा बोलते ही वो लेडी की जो आत्मा होती है वो जिन्वू के शैडो सोल्जर में कन्वर्ट हो जाती है। जिन्वू को अपने सामने देखकर वो लेडी काफी ज्यादा डर रही होती है, उसे भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि ये क्या हुआ। जिसके बाद जिन्वू जिन्वू उस लड़के से कहता है कि मेरे से डरो मत, तुम चिंता मत करो, लाइफ और पेन की जो साइकिल है तुम इससे आजाद हो जाओगी। जिन्वू उससे पूछता है कि वैसे क्या तुमने खुद ने अपनी जान ली है, जिसपे वो लड़की कहती है कि हाँ। जिन्वू से कहता है कि लेकिन क्यों। इसके बाद वो जिन्वू को वो बात बता देती है। इसके बाद सीन कट होता है। दूसरी तरफ हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसका गेट की डोरबेल बजती है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस टाइम कौन आ गया है। वो अपने डोरबेल पे लगे हुए कैमरे में चेक करता है, तो एक्चुअल में वहां पर जिन्वू आया था। जिन्वू उसको बताता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं आपकी बेटी का जो केस है उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो मेरे को आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जिसपे वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपकी सारी मदद करूंगा, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा जो भी मेरी बेटी से रिलेटेड है। और फिर ये लोग एक कैफे में आ जाते हैं। जिन्वू उससे पूछता है तो वैसे मिस सीओ किस प्रकार की स्टूडेंट थी। जिसपे वो बंदा कहता है कि सॉरी मतलब क्या। जिसपे जिन्वू उससे कहता है कि अच्छा अच्छा, मेरे को ये बताइए कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि आपकी बेटी से नाराज हो। जिसपे वो कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, सीओ तो कभी ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकती थी जिससे कि उसको कोई डिसलाइक करे। वो तो काफी ज्यादा दयालु और इनोसेंट चाइल्ड थी। जिसपे वो रोते हुए कहता है कि ऑफिसर, मैं तो इस चीज के ऊपर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी बेटी इस तरीके से मर गई। जिसपे जिन्वू उससे कहता है कि तो फिर जरूर आपको अपनी बेटी से बड़ा लगाव रहा होगा। जिसपे वो कहता है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, लेकिन मैं उसको अपनी बेटी की तरह मानता था, और इसी वजह से मैं उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, और मैं उसे बहुत प्यार करता था। काश उसने मुझे बताया होता कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है या वो इतने कठिन समय से गुजर रही है, लेकिन उसने मेरे को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस पे चिन्वू उससे कहता है कि वैसे मेरे को कुछ मिला था, और वो अपना फोन टेबल पे रखते हुए कहता है जब हम आपकी बेटी के सामान की जांच कर रहे थे तो हम लोग को एक ये रिकॉर्डिंग मिली। जिसपे वो बंदा कहता है कि क्या मतलब। जिन्वू से कहता है कि मैं इस वॉइस को चला रहा हूँ, एक बार आप इस वॉइस को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। और फिर जिन्वू उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। तो एक्चुअल में जो रिकॉर्डिंग एविडेंस मिला था उसके अकॉर्डिंग जो सीओ थी उसके जो फादर थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, तो बचपन से ही वो उसके साथ काफी ज्यादा अब्यूजिव थे, और वो उनसे दूर भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो दोबारा से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो उनकी बेटी है और वो उसको देखना चाहते हैं। और फिर फाइनली उसने डेथ चुना। जिसपे वो बंदा जिन्वू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मेरे को रिकॉर्डिंग क्यों सुना रहे हो, और अगर तुम मेरे को यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए हो तो एक बात याद रखना, इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर तुम मेरे को गिरफ्तार करना चाहते हो तो अगली बार और भी ज्यादा ऑफिसर्स को लेकर आना और उसके बाद मुझे अरेस्ट करना। जिसपे जिन्वू से कहता है कि वो सब छोड़ो, वैसे तुम्हारे पास दो चॉइस है। जिसपे बंदा कहता है कि चॉइस क्या मतलब है। जिन्वू उसको बताता है कि पहला तो ये है कि तुम अपने क्राइम को एडमिट कर लो और मान लो कि हाँ तुमने ये क्राइम किया है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, और दूसरा तुमने जो किया है उसके का तुम काफी अच्छा प्राइस पे कर सकते हो। तो कैसा रहेगा ये बात सुन के वो बंदा भी खुश हो जाता है। वो जिन्वू से कहता है तो कितना लेना चाहोगे तुम। जिन्वू जिसकी स्माइल एकदम से रुक जाती है, और जिन्वू फिर से स्माइल करता है और उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरे को अपना जवाब दे दिया है। और जिन्वू उसको काफी ज्यादा गुस्से भरी नजर से देखता है, जिसपे वो बंदा जिन्वू को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिन्वू से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन। जिन्वू उससे कहता है तो सच ये है कि ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पर तुम रह रहे थे। वो अलग बात है कि इस दुनिया को मैंने पिछली दुनिया की तरह ही बनाया है और वो सिमिलर सी लगती है, और तुम इस समय लैंड ऑफ डेड में हो, जहाँ पर कोई भी बिना उसके मास्टर के परमिशन के एक कदम नहीं रख सकता, क्योंकि ये दुनिया है एटर्नल स्लमर की, और ये एक तरह से प्रिजन होगी जहाँ पर अब से तुम रहोगे। जिसपे वो बंदा जिन्वू से कहता है कि वेट, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो ऑफिसर। जिन्वू से कहता है कि ध्यान से सोचो, एकदम ध्यान से सोचो, तुमको ये चीज याद है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए। जिसपे वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैं यहाँ पर कैसे आया, और वहां से भागने की कोशिश करता है। वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है ओ, तो अब मेरे को समझ आया, मेरे को इस चीज के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था कि आखिरकार ये कैफे इतना ज्यादा खाली खाली क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर
इस ऑफिसर के अलावा और मेरे अलावा कोई दूसरा दिखाई भी नहीं दे रहा था मेरे को। मुझे इस चीज के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। और वो वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका होता है। वो कहता है कि अरे अरे मेरे को बाहर जाना है, अरे ये क्या है। और तभी उसके सामने जिन्हू आ जाता है, और जिन्हू अपने सामने एकदम से देख कर वो काफी ज्यादा डर जाता है। कहता है कि अरे 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 तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये तो सिर्फ एक ड्रीम है ना, ये एक ड्रीम है ना, सही से बताओ, ये एक सपना है ना। और तभी हम लोग जिन्हू को देखते हैं जो कि साइड में एक टेबल पे बैठा हुआ था। लेकिन तभी जिन्हू को कोई शैडो सोल्जर इसके ऊपर अटैक करता है। तो एक्चुअल में कोई और नहीं, इसकी बेटी ही थी जो कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से चारों तरफ से अटैक करती है और इसके सीने में अपने पंजे से अटैक कर कर उसको मार देती है। सो जैसा कि अब इसकी जो बेटी थी वो जिन्हू की शैडो सोल्जर बन गई थी, तो उसके पास काफी एक्स्ट्रा पावर भी आ गई होगी, और इसी वजह से वो इसको खत्म कर देती है। और उसको मारने के बाद वो जिन्हू को थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि थैंक्स माय किंग। जिन्हू उससे कहता है कि वैसे कुछ और है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुम कुछ और कहना चाहोगी। जिसपे वो कहती है कि अगर ये चीज ज्यादा कोई दिक्कत ना करे तो क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ। और फिर वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं पुलिस स्टेशन का, जहाँ पर जिन्हू जो लेडी मरी हुई थी उसके फ्रेंड को एक गिफ्ट देता है, जिसको देखकर लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिन्हू उसको बताता है कि ये जो गिफ्ट है वो तुम्हारी फ्रेंड जिनी की तरफ से है। जिसपे वो कहती है कि ये जिनी की तरफ से है। जिन्हू उससे कहता है कि इस गिफ्ट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो तुम्हारा है ना। और जरूर मिस जिन्वी भी चाहती थी कि ये गिफ्ट इसका जो सही ऑनर है उसी के पास जाए। जिन्हू उसको आगे बताता है कि सिचुएशन को देखते हुए ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि ये एक मर्डर था और हमारी इन्वेस्टिगेशन जल्द ही खत्म होने वाली है। जिसपे वो जिन्हू से कहती है कि वैसे क्या 1% भी चांस नहीं है कि ये एक सुसाइड नहीं है। और उस गिफ्ट को खोलते हुए उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। और फिर जिन्हू भी वहां से जाने लगता है और वो जिन्हू को उसके इस काम के लिए उसके थैंक्स बोलती है। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर जिन्वी का अडॉप्टेड फादर उसके हाथ काटने से पहले कुछ घंटे पहले अगर वो उसको मैसेज सेंड नहीं करता तो शायद ये और उसकी फ्रेंड दोनों के दोनों अपना बर्थडे जिस तरीके से प्लान किया था उसी तरीके से सेलिब्रेट करते। और जब वो लड़की उस गिफ्ट को खोलती है तो एक्चुअल में उसके अंदर उसके जन्मदिन का एक गिफ्ट था। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है एक कैफे के अंदर। जिन्वू और योजिन आए हुए थे। योजिन जिन्वू से कहता है कि सर, और वो जिन्वू को कुछ बताता है। ये बात सुन के जिन्वू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इमेज भी दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ अगले एपिसोड को देखने के लिए। सो हाँ, आप लोगों ने अगर जज कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि ये बच्चा कौन है।